साल 1896 में न्यूजीलैंड के एक किसान ने एक बेहद अजीब और साहसी निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि वह ऊन के लिए पाले गए 400 संकर नस्ल के भेड़ों को एक ऐसे निर्जन द्वीप पर छोड़ेगा जहां न कोई इंसान था न कोई सभ्यता। वहां केवल ठंडी हवाएं, कुछ पेड़ पौधे, चट्टानें और चारों ओर फैली हुई वीरानी थी। लेकिन उसकी बनाई योजना अधूरी रह गई क्योंकि उस द्वीप का वातावरण बहुत ही कठिन और खतरनाक था। आखिरकार उसने उन 400 भेड़ों को उसी सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया और हमेशा के लिए वहां से चला आया। इसके बाद दशकों बीत गए, कोई भी उस द्वीप पर वापस नहीं गया। लगभग 75 साल बाद कुछ खोजकर्ता उस द्वीप पर पहुंचे और जो नजारा उन्होंने देखा वह हैरान कर देने वाला था। उन्होंने देखा कि वे भेड़ें सिर्फ जीवित ही नहीं थीं, बल्कि उनका पूरा शरीर और स्वभाव बदल चुका था। उनके शरीर पर ऊन असामान्य रूप से मोटा और घना था और उनका व्यवहार अब बिल्कुल जंगली जानवरों जैसा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी नई अकल्पनीय प्रजाति में परिवर्तित हो चुके हों। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी परिवर्तन का कारण क्या था? आखिर उन्होंने इतने दुर्गम माहौल में कैसे जीवित रहने में कामयाबी पाई? कैसे उस निर्जन द्वीप ने उन्हें अपनाया? और आखिर में उनके साथ क्या भयावह घटना घटी? आखिर क्यों उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया? आज की इस वीडियो में हम आपको वो हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे बाद में एक्सपर्ट्स ने सामने लाया। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे की रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, कैंपबेल आइलैंड। इस द्वीप की खोज 1810 में एक ऑस्ट्रेलियाई नाविक ने की थी जो सील शिकार पर निकला हुआ था। क्योंकि जहाज के मालिक सिडनी के कैंपबेल ब्रदर्स थे, इसलिए उनके नाम पर ही इस द्वीप का नाम रखा गया, कैंपबेल आइलैंड। शुरुआत में इस द्वीप का इस्तेमाल सील के शिकार के लिए किया जाता था। बाद में यह व्हेल शिकारियों का अड्डा बन गया और फिर 1896 में न्यूजीलैंड सरकार ने इस द्वीप को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया। यानी सरकार ने जमीन को किराए पर देकर वहां मवेशी पालन की इजाजत दी। उसी साल जंगल क्षेत्र के एक आदमी जेम्स गॉर्डन ने पहली बार यह लीज ली थी। वो लगभग 400 भेड़ें और कुछ लकड़ी लेकर वहां पहुंचे ताकि वहां बस सकें और चरागाह बना सकें। लेकिन 1919 तक उनका यह प्लान पूरी तरह नाकाम हो गया। इसके बाद एक कप्तान ने यह लीज खरीद ली और बड़े स्तर पर भेड़ों का पालन शुरू किया। उसने 3 बार जहाजों से लगभग 3000 भेड़ें द्वीप पर भेजी, जिनमें ज्यादातर मेरिनो नस्ल की या उनके मिश्रित नस्ल की थीं। 1913 तक वहां भेड़ों की संख्या बढ़कर 7000 से 8000 तक पहुंच गई थी। द्वीप भेड़ पालन के लिए बहुत उपयुक्त था क्योंकि वहां खाने के बहुत से प्राकृतिक स्रोत मौजूद थे। खास तौर पर कुछ विशाल आकार के पौधे थे जिन्हें मेगा हर्ब्स कहा जाता है। ये पौधे सूरज की रोशनी को भरपूर सोख लेते हैं और उसी ऊर्जा से भेड़ों को सर्द मौसम में भी जीवित रहने में मदद मिलती थी। लेकिन समय के साथ साथ इन प्राकृतिक खाद्य स्रोतों की संख्या घटने लगी। इसी वजह से भेड़ों की संख्या लगातार घटती चली गई और 1931 में यह परियोजना पूरी तरह बंद कर दी गई। उस समय वहां लगभग 4000 भेड़ बाकी थीं। यहां तक कि वहां रहने वाले मजदूर भी मुसीबत में फंस गए। वे तट पर लौट नहीं पा रहे थे। 2 साल तक
वे उस द्वीप पर फंसे रहे। किसी नाव या संपर्क के बिना आखिरकार सरकार ने एक जहाज भेजकर उन्हें बचा लिया, पर उनकी इकट्ठा की हुई ऊन की कीमत इतनी कम निकली कि यात्रा का खर्च भी पूरा न हुआ। नतीजतन वे कोई मजदूरी नहीं पाए और भेड़ों को वहीं छोड़ दिया गया अपनी किस्मत पर जीने के लिए। लेकिन समस्या यह थी कि ये भेड़ प्रकृति जन्य तौर पर ऐसे हालात में टिकने के लिए बनी ही नहीं थीं। उन्हें नियमित तौर पर ऊन की जरूरत होती, वरना अतिरिक्त ऊन शरीर पर जमा होकर उनकी मृत्यु तक कर सकता था। और ये भेड़ आत्मरक्षा के लिए सींग या नाखून जैसे हथियारों से लैस नहीं थीं। शिकारियों के हमला करने पर वे डरकर मर सकती थीं या दिल का दौरा भी पड़ सकता था। फिर भी आखिरकार कैंपबेल द्वीप का प्राकृतिक माहौल उनकी रक्षा करने लगा। द्वीप चारों ओर पहाड़ों और पैशलों से घिरा हुआ था, जो उन्हें आंशिक सुरक्षा प्रदान करता था। इस कारण वहां कोई भी शिकारी जानवर नहीं पहुंच पाता था। तेज और ठंडी हवाओं की वजह से वहां मक्खियां या कीड़े मकोड़े भी जीवित नहीं रह पाते थे। 1900 से 1913 के बीच वहां भेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन 1931 तक पहुंचते पहुंचते भोजन की कमी के कारण भेड़ों की संख्या फिर से कम होने लगी। फिर भी सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 1931 से 1958 के बीच बिना किसी इंसानी मदद के भेड़ों की संख्या फिर से बढ़ने लगी। जिन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, वही भेड़ें किसी तरह से जिंदा बचीं। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने उन्हें फिर से नया रूप दे दिया हो। जो भेड़ें नए माहौल के साथ खुद को ढाल नहीं सकीं, वे ज्यादा दिन नहीं टिक पाईं। ठंड, सख्त मौसम और भोजन की कमी के कारण वे जल्दी ही मर गईं। उनके कोई वंशज भी जीवित नहीं रह पाए। लेकिन जो भेड़ें स्वभाव से मजबूत थीं और नए माहौल में खुद को ढालने में सफल रहीं, वही बचीं और उन्होंने आगे अपनी पीढ़ी को बढ़ाया। इस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में केवल वे ही मजबूत जीन्स फैलते गए जो टिक सकीं। धीरे धीरे उस द्वीप पर सिर्फ वही भेड़ें बचीं जो सबसे ज्यादा सहनशील और शक्तिशाली थीं। और जब भेड़ों की संख्या घट गई, तब वहां के पौधों को फिर से उगने और फैलने का मौका मिल गया। परिणाम स्वरूप नई पीढ़ी की भेड़ों के लिए भोजन की उपलब्धता लगातार बढ़ती गई। एक और महत्वपूर्ण कारण यह था कि उस द्वीप पर कोई भी शिकारी जीव नहीं था। मतलब उनकी जिंदगी को किसी भी तरह का बड़ा खतरा नहीं था। इस तरह करीब 40 सालों तक भेड़ें पूरी तरह अपने दम पर जीवित रहीं, बिना किसी इंसानी मदद के, जबकि कभी वे इंसानों पर पूरी तरह निर्भर रहती थीं। फिर 1975 में जब वैज्ञानिक और कर्मचारी दोबारा उस द्वीप पर पहुंचे, तो उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। भेड़ें देखने में भले ही अपनी पुरानी नस्ल जैसी लग रही थीं, लेकिन वे अब एक नई प्रजाति में विकसित हो चुकी थीं। उनकी शारीरिक बनावट बदल चुकी थी। उनके पैर लंबे हो गए थे और वे सिर ऊंचा करके चलने लगी थीं। ठंडी हवाओं और मौसम के असर से उनकी ऊन और भी रूखी व मोटी हो गई थी। कठिन रस्सियां काट कर खाने के कारण उनके जबड़े बेहद मजबूत और थोड़े टेढ़े हो गए थे। जब वैज्ञानिकों ने उन्हें पारंपरिक खाना देने की कोशिश की, तो भेड़ों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वे सूखी घास को फाड़ने और खींचने लगीं, जिससे वह हर तरफ बिखर गई। आखिरकार वैज्ञानिकों को मजबूर होकर घास को बांध कर रखना पड़ा, ताकि भेड़ें उसे ठीक से खा सकें। उन्हें झुंडों में खाना दिया जाता था, ताकि वे वैसे ही खा सकें जैसे वे जंगल में खाते हैं। केवल उनके शरीर में ही नहीं, बल्कि उनके स्वभाव में भी गहरा परिवर्तन देखने को मिला।
वे खड़े होकर ही अपने बच्चे को जन्म देती थीं और बच्चे के जन्म के कुछ ही मिनटों में वह चलने लगता था, बिल्कुल वैसे जैसे असली जंगली जानवरों के बच्चे। इसके अलावा उन्होंने 2 खतरनाक बीमारियों के खिलाफ प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी और खुद ही अपनी ऊन झाड़ सकती थी। उनका जीवन अब बिल्कुल उनके प्राचीन जंगली पूर्वजों जैसा हो गया था, स्वतंत्र और स्वाभाविक। हर दिन सुबह 4 बजे से 11 बजे तक वे अपनी दिनचर्या निभाती थीं, चाहे मौसम कितना भी खराब हो। जब तेज हवाएं चलती थीं तो वे बस पीछे मुड़कर खड़ी हो जातीं और आराम से खाना चबाने लगतीं। यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी, उनका स्वभाव और सहन शक्ति। लेकिन समय के साथ साथ न्यूजीलैंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। द्वीप की अनोखी प्राकृतिक विविधता को बचाने के लिए 1937 में कैंपबेल द्वीप को एक प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया गया। इसके बाद 1954 में कैंपबेल द्वीप को आधिकारिक रूप से एक पूर्ण प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उसी समय अदालत के आदेश पर वहां मौजूद सभी भेड़ों को हटाने का आदेश दिया गया। 1958 तक वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि द्वीप पर अब 1000 से भी कम भेड़ें रह गई थीं, लेकिन इसके बावजूद कुछ भेड़ें फिर से प्रजनन करने लगीं। इसलिए द्वीप पर एक बड़ा फेंस बनाया गया और भेड़ों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उन्हें समाप्त करने का अभियान चलाया गया। इस तरह लगभग 3000 भेड़ें मारी गईं और 1980 के दशक के अंत में द्वीप की आखिरी भेड़ को भी समाप्त कर दिया गया। कई लोगों को इस घटना से दुख हुआ, लेकिन सरकार का दावा था कि यह द्वीप के पारिस्थितिक संतुलन के लिए बेहद जरूरी था। लेकिन 1975 से 1976 के बीच वैज्ञानिकों ने एक रेस्क्यू मिशन शुरू किया और कुछ जीवित भेड़ों को न्यूजीलैंड ले जाने का फैसला किया। उस समय प्रजनन लगभग बंद हो गया था और भेड़ें इंसानों के पास नहीं आ रही थीं। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष सीटी की आवाज से उन्हें इकट्ठा किया और कुल 58 भेड़ों को सुरक्षित रूप से बचा लिया। इसके बाद कृषि और मत्स्य मंत्रालय ने वहां मौजूद सबसे स्वस्थ 10 भेड़ों को चुना। इन भेड़ों के गले में कुत्तों जैसे कॉलर लगाए गए और उन्हें पहाड़ों को पार कराते हुए जहाज तक पहुंचाया गया। आखिरकार ये भेड़ें उस द्वीप से रवाना हुईं, जहां से वे सालों की प्राकृतिक विकास प्रक्रिया के बाद उत्पन्न हुई थीं। इनसे ही एक नई और दुर्लभ प्रजाति का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया कैंपबेल आइलैंड शीप। इस प्रजाति के वंशज आज भी जीवित हैं और वे प्रजनन के माध्यम से अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये भेड़ें उसी द्वीप पर रह जाती तो शायद समय के साथ वे एक बिल्कुल नई प्रजाति में बदल जाती। जैसे इतिहास में कई अलग थलग पड़े जीवों ने द्वीपों पर रहकर नई प्रजातियां विकसित की हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो प्रकृति में जो जीव अलग थलग वातावरण में रहते हैं वे धीरे धीरे अपने आप को बदलते हैं और नई विशेषताएं विकसित करते हैं। कैंपबेल द्वीप की कहानी भी इसका एक अद्भुत उदाहरण है, जहां प्रकृति और इंसान के हस्तक्षेप ने मिलकर एक अनोखी इवोल्यूशन की दास्तान लिखी है। आपको क्या लगता है, अगर किसी जानवरों के समूह को कई सालों तक किसी वीरान द्वीप पर छोड़ दिया जाए तो क्या वे धीरे धीरे एक नई प्रजाति में बदल सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक और नई दिलचस्प एपिसोड में। धन्यवाद।